हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा जो आपका क्लास 10 साइंस है उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एक वीडियो में, और जितने भी मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूं वो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर देना है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। टारगेट 90+ है। अगर मैं जितना आप लोगों को साइंस में पढ़ा रहा हूं अगर आप पढ़ लोगे तो आप लोग भी 90% ला सकते हो। इससे पहले मैंने आप लोगों को जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसका वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सबसे पहले आप उसको जरूर देख लेना। फिर इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इसको फिर पढ़ लेना, ठीक है। जैसा कि पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हो, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर से है। और आप लोगों को जितना प्रश्न बताने वाला हूं, बहुत सारे प्रश्न है जो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, तो उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। पहला प्रश्न आप लोग देखो कि वायु में जलाने से पहले, मतलब वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन होता है, आपने इसे पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन है उसे साफ क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप लोग ये समझो, जो मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम जो होता है ना वो क्या करता है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। अब जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत उसके ऊपर चढ़ जाती है ना तो वो जल्दी जलता नहीं है, और जब उसे हम रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लेंगे ना तो वो बहुत आसानी से जलने लगता है। मेन कारण यही है। अब कैसे लिखना है ये देख लो कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह, जो मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन से पहले इसे रंगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह कैसे आई, जो मैग्नीशियम है वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। सिंपल सा चीज है, ठीक है। लेकिन आपको लिखना ऐसे है, एक सिंपल सा चीज की एग्जामिनर को 1 मिनट में समझ में आ जाए कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या उपस्थित है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन से पहले इसे रंगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है, ठीक है। काफी आसान है और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपको जरूर याद कर लेना है, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। मतलब जितना मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूं ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत ज्यादा टाइम तक इसे ढूंढा है, ठीक है। अगर आप इतना याद कर लोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला भी क्वेश्चन आपको कंप्लीट ही कर लेना है। जैसा कि आपको दिखा रहा हूं कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। जो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ हैं उन्हें नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लोग कैसे लिखोगे, यहां आप लोग उत्तर हेडिंग डालो। लिखा हुआ तेल एवं वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो तेल एवं वसायुक्त आपके खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्योंकि ऐसा करने से खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होते। देखो, जब इसे आप लोग नाइट्रोजन से प्रभावित नहीं रखोगे, नहीं करोगे, तो फिर क्या होगा कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, और अगर अभिक्रिया कर लेगा तो ये जल्दी खराब होने लगते हैं। अब अगर आप लोग तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, अगर आप नाइट्रोजन से प्रभावित करोगे तो ये क्या होगा ना, क्योंकि ऐसे करने से ना आपके जो खाद्य पदार्थ हैं वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाएंगी, और अभिक्रिया नहीं कर पाएंगी तो ऑक्सीकृत भी नहीं होंगी। तो इस प्रकार खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ऐसे में जो खाद्य पदार्थ है ना लंबे समय तक अच्छे से रखा जा सकता है, उसमें कोई भी खराबी नहीं होगा, कोई भी दुर्गंध नहीं आएगा। तो ये हमारा है राइट आंसर। तो इसको भी आप लोग बिल्कुल याद कर लेना, मतलब जितना क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोग समझ लो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करना है हमें, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन छोटा जरूर है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में रिकॉर्ड तोड़ चुका है आने का, या तो ऑब्जेक्टिव में आता है या फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न में आता है, ठीक है। लिखा हुआ है पीएच, जो आपका शुद्ध अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। देखो, आपको शुद्ध जल का बताना है, शुद्ध अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ये आप लोग दूसरे चैप्टर में जो एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर है उसमें जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका जो पीएच मान होता है, या फिर इससे आप एक क्वेश्चन और बनाया जा सकता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। जो उदासीन विलयन का पीएच मान लिखिए, ठीक है। जो जल होता है ना वो उदासीन विलयन होता है, क्यों, क्योंकि उदासीन विलयन का कोई स्वाद नहीं होता, और अगर जल को देखा जाए तो इसका भी कोई स्वाद नहीं होता है। तो इसका पीएच मान मैं आपको बता देता हूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ना 7।
क्या हो जाएगा 7। तो इसका पीएच मान 7 होता है, याद रखना। एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो आप लोगों को बिल्कुल तैयार करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। बिल्कुल आप लोगों की सारी चीजों की तैयारी कराई जा रही है लगातार, ताकि आप लोग साइंस में 90% फोड़ कराओ। लेकिन यार आपको जितना पढ़ा रहा हूं उतना आप लोग पढ़ो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करो, ताकि वो भी अपनी तैयारी लगातार चलाए रखें, ठीक है। और 1 सेकंड लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में, कर लिया करो, क्योंकि इसको लिखने में मुझे कम से कम 10 से 5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है। तो यार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये हमारा है तीसरा क्वेश्चन, सॉरी आप हाँ तीसरा क्वेश्चन। अब चलो हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखो, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण से ही है कि ताजे दूध जो होता है, ताजा दूध का पीएच मान 6 होता है। आपको पता है जो ताजा दूध होता है इसका पीएच मान कितना होता है 6 होता है। और दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर मतलब अपना उत्तर समझाइए। देखो ध्यान से समझना, जो ताजा दूध होता है वो अगर आप थोड़ा सा उसको स्वाद में चखो तो फिर वो थोड़ा सा मीठा होता है, ठीक है, पिए होंगे ताजा दूध। और अगर दही को आप खाते हो तो वो कैसा होता है, खट्टा होता है। अब खट्टे और मीठे से थोड़ा सा एक बात समझना, जो अम्लीय होता है ना, अम्ल, वो खट्टा होता है। और अगर उसका पीएच मान जैसे कम होगा तो वो जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा खट्टा होगा, और जैसे ही उसका पीएच मान अधिक होता चला जाएगा ना, उसका खट्टापन गायब होता चला जाएगा। तो अब यहां समझो, ताजे दूध का पीएच मान अगर 6 है ना, तो दही बन जाने पर उसके पीएच मान में कमी होगी। क्यों? क्योंकि ये जो 6 पीएच मान है ये बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होगा, 7 से थोड़ा सा कम है। लेकिन 7 से अगर 3 पर पीएच मान आ जाए, 2 पर आ जाए, तो बहुत ज्यादा खट्टा हो जाता है, ठीक है। तो अब आप ये समझो कि ताजा दूध का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है, परंतु दही बन जाने पर इसके पीएच मान में कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी, क्योंकि आपका 0 से लेकर 7 तक आपका क्या होता है, अम्लीय होता है। अब 7 से जितना नीचे होगा और 0 के बीच में जितना होगा ना, मतलब 1 2 3 4 इसके बीच में होगा, तो बहुत ज्यादा खट्टा होगा और इसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है। और अगर दही बन जाता है ना, तो इसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है। इसकी जांच हम इस तथ्य पर कर सकते हैं कि ताजा दूध क्या होता है, मीठा होता है, मतलब मीठा होता है, और दही बन जाने पर यह खट्टा होता है, दही बन जाने पर, परंतु दही खट्टा होता है। तो इसका जांच आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपका ताजा दूध जो होता है मीठा होता है, इसलिए इसका पीएच मान कितना है, 6 है। लेकिन अगर ये दही बन जाता है ना, तो इसके पीएच मान में कमी होगी, इसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है, इसलिए इसकी पीएच मान में कमी होगी और ये स्वाद में खट्टा होता है। बस इतना सा आपको समझना है। और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल रट डालो, कंप्लीट कर डालो, याद कर डालो कैसे भी, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा नजदीक है। तो जितना पढ़ाया जा रहा है उन सारे को आप बिल्कुल से तैयार कर डालो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपको एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछ रहा है कि जो धामन सोडा होता है, यानी कि धोने वाला सोडा, नाम सुना होगा धामन सोडा का, रासायनिक नाम, यानी कि आपको धामन सोडा का क्या बताना है, रासायनिक नाम बताना है, अणुसूत्र बताना है। जो इसका अणुसूत्र होता है लिखिए। देखो धामन सोडा का जो रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। तो बच्चा पार्टी यहां आप लोग ध्यान से समझो कि जो धामन सोडा है, धामन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। वह अणुसूत्र आपका Na2CO3 × 10H2O होता है, ठीक है, 10H2O। यानी कि यहां से आपको क्या पता चला कि आपका धामन सोडा का जो रासायनिक नाम होगा वो सोडियम कार्बोनेट, वह अणुसूत्र जो होगा Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। अब आप लोगों को इसके बाद एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का वीडियो दिया जाएगा। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इन सारे को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां आपके अति लघु उत्तरीय है। देखो कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम, जो कॉपर होता है, कॉपर के आपको 2 प्रमुख अयस्क के नाम धातु एवं अधातु चैप्टर से है, वह सूत्र लिखिए, ठीक है। आपको कॉपर जानते ही होंगे, Cu यानी कि कॉपर के आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो बोर्ड एग्जाम के लिए। तो कॉपर के आपको 2 प्रमुख अयस्क का नाम बताना है और उनका सूत्र भी बताना है। तो कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क हैं सल्फाइड X और ऑक्साइड X। क्या है? सल्फाइड और ऑक्साइड X, ठीक है। अब आपको इनके उदाहरण देखो। सल्फाइड X का जो उदाहरण है वो है कॉपर ग्लंस। क्या है बच्चा पार्टी? कॉपर ग्लंस। और ऑक्साइड X का जो उदाहरण है वो है क्यूप्राइट।
क्या है, क्यूपराइट। अब कॉपर ग्लैंस का जो फार्मूला होगा वो होगा CuS। देखो S से होता है सल्फाइड, तो S आ जाए तो वो समझ लेना कि सल्फाइड एक्सेस है, और अगर O आ जाए O तो आप समझ लेना कि ऑक्साइड एक्सेस है, क्योंकि ऑक्साइड का O होता है और सल्फाइड का S होता है। तो आपका क्यूपराइट का फार्मूला होगा Cu2O। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर यहां से सल्फाइड और ऑक्साइड पूछा जाए तो आप लोग O लगा होगा तो ऑक्साइड X बताना, और अगर S लगा होगा तो सल्फाइड X बताना। बस इतना सा छोटी सी चीज है। ठीक है, ये भी आपका धातु एवं अधातु चैप्टर से है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। अगर लोहे में जंग लगता है तो उससे अगर हमें उससे बचाना है तो उनके लिए आपको 2 तरीके बताना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेना कि लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके निम्नवत हैं, मतलब निम्नलिखित हैं, निम्नवत हैं, इस प्रकार से हैं, कुछ भी लिख सकते हो। तो फिर आपको पहला आपको बता दूं, पहला वाला कि लोहे की सतह पर पेंट या ग्रीस लगाकर, जो लोहे की सतह होता है उस पर अगर आप पेंट लगाओगे या फिर ग्रीस लगाओगे तो आपका वो जंग लगने से बच जाता है। और अगला आप लोग देखो दूसरा नंबर कि यसद लेपन या फिर लोहे की वस्तुओं पर जस्टे की प्रत चढ़ाकर, जो लोहे की वस्तु, जैसे यसद लेपन का मतलब यही होता है। अगर आप इतना भी लिख दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा, क्योंकि NCERT में यही चीज लिखा हुआ है। लेकिन आप अगर आप ब्रैकेट में ये भी लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा कि लोहे की वस्तुओं पर जस्टे की प्रत चढ़ाकर करके। ठीक है, चढ़ा करके, या आप चढ़ा करके लिख दो, परत चढ़ा करके। ठीक है, तो ये है लोहे को मतलब जंग से बचाने के 2 प्रमुख उपाय अच्छे। ठीक है, तो ये दोनों आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो कि योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। योगात्मक अभिक्रिया, योग मतलब होता है जुड़ना, तो योगात्मक अभिक्रिया का मतलब भी होगा जुड़ना। जैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा, परिभाषा और उदाहरण सारी चीजें। या फिर इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है कि योगात्मक अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन कई टाइप से पूछा जा सकता है। देखो योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ जो होते हैं आपस में संयोग करके, मतलब क्या है कि आपस में संयोग करके एक पदार्थ बनाते हैं। मतलब कई पदार्थ होंगे योगात्मक अभिक्रिया में, अगर 2 पदार्थ हैं तो वो संयोग करेंगे और एक पदार्थ बनाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूं कि योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ जो होते हैं आपस में संयोग करके क्या करते हैं, केवल एक पदार्थ बनाते हैं तथा कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनता, केवल एक ही पदार्थ बनता है, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे जितने हो, लेकिन आपका एक ही पदार्थ बनेगा। ठीक है, जुड़ेंगे कई सारे, बनाएंगे एक पदार्थ। तो वही चीज कहा ना कि जुड़ना। अब आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। जैसे आप ले सकते हो एथिलीन। एथिलीन का मतलब होता है CH2, और आप सिंगल बॉन्ड लगाकर CH2 लिख सकते हो। ठीक है, या फिर इसी चीज को आप लिख सकते हो C2H4, ऐसा भी एथिलीन का फार्मूला लिखा जा सकता है। ठीक है, यहां आप डबल बॉन्ड लगा दो, क्योंकि बच्चा पार्टी ये डबल बॉन्ड लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि आपका 2 कार्बन यहां है तो यहां एक कार्बन जुड़ जाएगा यहां, लेकिन आपका कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो यहां डबल बॉन्ड यहां हो जाएगा और 2 कार्बन 2 बॉन्ड हो जाएंगे और यहां से डबल 4 हो जाएंगे ना। अब आप लोगों को प्लस इसमें क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन। ठीक है, अब आप लोगों को गिव्स आउट मिलेगा क्या, ये भी समझना जरूरी है ना। तो गिव्स आउट अब आप लोगों को मिलेगा, जैसे मैंने कहा है कि यहाँ आप लोग थोड़ा उत्प्रेरक लेना ना। जैसे आपका Na है, सोडियम उत्प्रेरक रहेगा, और आप गर्म करोगे कितने डिग्री सेल्सियस पर, आप गर्म कर दो 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस पर, इतना पर गर्म कर दो। फिर आपको मिलेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये एक ही चीज है बच्चा पार्टी, केवल एक ही CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसी को आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो मैं आपको बता दूं, इसी चीज को आप लोग लिख सकते हो कि आपका CH3 को आप C लिख सकते हो, C2 एंड H6 लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका नाम क्या है ये भी मैं आपको बताता चलता हूं। ये आपका है, देखो एथिलीन है, एथिलीन। ये आपका हाइड्रोजन है, ये तो आपको सभी को पता होगा। ये आपका एथेन है, क्या है, एथेन है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है कि आपको बिल्कुल से समझ में आ जाए। और मैं आपको बता दूं, एक मैंने इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिया है, अभिक्रिया लिया है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और अगर आपको और अभिक्रिया की वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं एक वीडियो बनाऊंगा अभिक्रिया का ट्रिक सहित, आपको बिल्कुल याद रहेगा जिंदगी भर। लेकिन आप लोग कमेंट करना। आपके दो ही चैप्टर में अभिक्रिया है, एक है अम्ल क्षार एवं लवण, एक है कार्बन तथा उनके यौगिक चैप्टर, इन्हीं दो चैप्टर में है। और एक अभिक्रिया मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिया है, लिखा हुआ है कि आप निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार देंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए एसिटिक अम्ल से मेथेन। मतलब आपको एसिटिक अम्ल से मेथेन बनाना है। अब यहां दो चीजें पता होना चाहिए, एक तो आपको एसिटिक अम्ल का फार्मूला पता होना चाहिए और किससे रिएक्शन कराएंगे ताकि हमें एसिटिक अम्ल से मेथेन मिल जाए। देखो ये आपका दो स्टेप में रिएक्शन है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बताता चले। ठीक है, सबसे पहले एसिटिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो होता है CH3COOH, ये हमारा हो जाएगा एसिटिक अम्ल का फार्मूला। ठीक है, अब यहां आप NaOH से अभिक्रिया कराओ, NaOH से आपने अभिक्रिया कराई तो आपको गिव्स आउट मिलेगा क्या, आपको मिलेगा, देखो यहां से CH3 आपका आ गया CH3, ठीक है, एंड आपका यहां से COO आ गया, मतलब CH3COO साथ में ले लेना और यहां से Na यहां से ले लेना, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का हो जाएगा सोडियम एसीटेट, Na से सोडियम और CH3COO से एसीटेट, और प्लस आप लोग जल निकाल देना H2O। ठीक है, नाम मैं थोड़ा सा लिख देता हूं कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, ये हमारा है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, ठीक है, और ये आप लोगों का क्या है CH3COOH, ये हमारा है चपाटी एसिटिक अम्ल। अब और तो सारी चीजें पता होगा, ये NaOH से Na से सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको अभी मेथेन नहीं मिला है, अभी आपको कहां मेथेन मिला, अभी तो मैंने रिएक्शन करा, हमें सोडियम एसीटेट मिला। अब फिर से आपको सोडियम एसीटेट को इधर लेना है, CH3COONA सोडियम एसीटेट, और इसका रिएक्शन कराना है NaOH से दोबारा, NaOH से दोबारा करा दो, और जैसे ही NaOH से कराओगे आपको क्या मिलेगा आपको, लेकिन एक बात याद रखना, यहां आपको थोड़ा सा उत्प्रेरक का काम लगेगा, आपको कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब लेना है और गर्म करना है। ठीक है, अब एक चीज पता होना चाहिए, यहां से आपको सीधा लिख दो, यहां से CH3 यहां से ले लो और यहां से आप ले लो H। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा CH3 और H, यानी कि आपको मिल जाएगा CH4, ये मेथेन हो गया, ये आपका निकलेगा गैस के रूप में, और प्लस अब यहाँ Na दो Na है तो Na2 कर दो। ठीक है, Na2 कर दिया। अब C तो एक ही है, C आपके पास कितने हैं, C एक है, ठीक है, क्योंकि एक C मैंने ले लिया, C एंड O हमारे पास 2 1 3 है, यानी कि CO3, बस यही हमारा हो जाएगा। और ये हो गया Na2 से सोडियम और CO3 से कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो अब आप देखो यहां से मैंने इसी चीज से CH3COOH से, यानी कि आपका एसिटिक अम्ल से मैंने क्या प्राप्त किया, मेथेन प्राप्त कर लिया। दिस इज मेथेन। बस यही आपको रिएक्शन कराना है, लेकिन बच्चा पार्टी हार्ड है, कोई आसान नहीं है, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा हार्ड है। अब आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, अगर आप रिएक्शन कहोगे तो और सारी वीडियो में लाऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रिएक्शन का। अगला है कि आप लोगों का एसिटिक अम्ल के दो उपयोग लिखिए। एसिटिक अम्ल, अभी मैंने एसिटिक अम्ल का दो उपयोग बता दें। देखो एसिटिक अम्ल वही है जो मतलब सिरका जिससे बनता है ना, सिरका खाया जाता है, खट्टा होता है, वही चीज है एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब देखो जैसे इसका हम प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग करते हैं, मतलब प्रयोगशाला में इसका काम आता है जांच करने में या फिर कुछ और चीज में अम्ल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट नंबर। दूसरा हमारा उपयोग है कि कृत्रिम सिरका बनाने में, कृत्रिम सिरका बनाने में, यानी इसका उपयोग हम लोग सिरका बनाने में करते हैं, जो कृत्रिम मतलब घर पर हम लोग इसका सिरका बनाने में प्रयोग करते हैं मनुष्य के द्वारा। तो ये आपको समझ में आ गया ना एसिटिक अम्ल का दो उपयोग। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी नियम। अभी आपको यहां मैं आधुनिक आवर्त सारणी का नियम भी बता दूंगा और मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम भी बता दूंगा, सारी आपको दोनों इसी में पता चल जाएगा। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम समझ में आ गया तो समझ लो मेंडलीव का आवर्त नियम बिल्कुल समझ में आ गया, और दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, जो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार क्या कहता है कि जो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, जो तत्व होते हैं, तत्वों के जो भौतिक गुण होते हैं तथा रासायनिक गुण, या फिर तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु क्रमांक के। ये ध्यान रखना, जो आधुनिक आवर्त सारणी में यही कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के नियम अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण जो होते हैं उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अब बच्चा पार्टी मेंडलीव की आवर्त सारणी समझो। देखो मेंडलीव जी का कुछ नहीं है, यहाँ कहा आधुनिक आवर्त सारणी का नियम है, वहां मेंडलीव की आवर्त सारणी कर देना। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियम अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव जी ने कहा था कि उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी नियम में यह कहा गया था कि उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। केवल चेंजेस क्या है? केवल भार चेंज कर देना, क्रमांक यानी कि परमाणु क्रमांक की जगह परमाणु भार कर देना है, बस आपका हो गया मेंडलीव जी का आवर्त सारणी का नियम। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत ज्यादा आसान है। तो ये सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल समझ कर ही पेपर देने जाना बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग समझो। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि आपका बायोलॉजी से अब स्टार्ट हो गए हैं क्वेश्चन, जितने भी बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपका पहले चैप्टर जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस से चैप्टर से है, लिखा हुआ है हमारे अमाशय में, जैसे हमारा अमाशय है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। अगर हमारे अमाशय में अम्ल पाया जाता है तो फिर इसकी भूमिका क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, ये क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी का एक बहुत ज्यादा वायरल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है हमारे अमाशय में उपस्थित जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि आपके HCl अम्ल है ना, तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। क्या तैयार करता है? एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है, एक एंजाइम होता है पेप्सिन एंजाइम, तो इसी की क्रिया में ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये सहायक होता है, और यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को भी नष्ट करता है। और जो भोजन में उपस्थित कीटाणु होते हैं इसी अम्ल के कारण क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो ये आपको बताना है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। अब तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो हमारे अमाशय में उपस्थित जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। क्या तैयार करता है? एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। जो पेप्सिन एंजाइम होता है उसकी क्रिया में सहायक होता है, और यह भोजन में उपस्थित जो कीटाणु होते हैं कीटाणुओं को भी नष्ट करता है। ये बच्चा पार्टी आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, और बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। जितना क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल रट लेना है, तैयार कर लेना है। सुबह उठकर आप पढ़ डालो, सारी चीजें आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं। जो स्वपोषी पोषण होते हैं उनके लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, और उनके उत्पाद कौन से हैं, मतलब उनके उत्पाद क्या हैं, मतलब उनकी परिस्थितियों को बताना है, क्या क्या चीजें उनके लिए आवश्यक है और उनको मतलब क्या उनसे आपको क्या मिलता है। ठीक है, तो अब आप लोग समझो, स्वपोषी पोषण जो होते हैं वो स्वयं पर निर्भर होते हैं, खुद से भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब देखो उनके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं। स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश, देखो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सूर्य का प्रकाश उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको क्लोरोफिल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो पेड़ पौधे या फिर स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम लोगों के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो सांस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जल आदि परिस्थितियों का होना आवश्यक है। अब आपको क्या क्या चीजें स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि परिस्थितियां होना उनके लिए आवश्यक है। और इसके जो आपके उत्पाद हैं यानी कि उत्पाद हैं ऑक्सीजन। देखो हमें पेड़ पौधे से क्या मिलता है? ऑक्सीजन। तो इनके ये उत्पाद हैं, मतलब ये बनाते हैं, समझो हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा आपको कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। क्या क्या चीजें मिलती हैं? आपके ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 बायोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोगों को मैं 3 फुल फॉर्म बताने वाला हूं, 3 फुल फॉर्म जो आपको कंप्लीट कर लेना है क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, और आप लोगों को पहले NADP का पूरा नाम, NADP का पूरा नाम, NADP का पूरा नाम क्या होता है ये आपको बताना है। आपको 2 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। अब देखो NADP का पूरा नाम होता है, N से होता है निकोटेमाइड। ठीक है, निकोटिनेमाइड। N से क्या होता है? निकोटिनेमाइड। और A से होता है एडेनिन। ठीक है, एडेनिन।
और डी से होता है डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है डी से? डाई न्यूक्लियोटाइड। और पी से होता है फास्फेट, यानी कि आपका निकोटिनमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ये होता है एनएडीपी का पूरा नाम। कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये है एनएडीपी का पूरा नाम। और साथ में मैं आपको बता दूं, आपको डीएनए और आरएनए इनका भी पूरा नाम तैयार कर लेना है, जो कि मैं आपको बता देता हूं। डीएनए का क्या नाम होता है पूरा नाम? आपका डीएनए और आरएनए का, डीएनए का होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और यहाँ आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अभी मैं आपको डीएनए और आरएनए में अंतर भी बताने वाला हूं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको अगला फुल फॉर्म तैयार कर लेना है एटीपी, जो कि आपका ऊर्जा का मुद्रा होता है एटीपी, तथा एडीपी और एटीपी दोनों का तैयार करना है पूरा नाम। देखो पहले मैं आपको बताऊंगा एटीपी का, एटीपी यानी कि एटीपी ऐसे हिंदी में पूछेगा, ठीक है। तो एटीपी, देखो एटीपी का होगा, ए से होगा एडिनोसिन, क्या होता है? एडिनोसिन। और टी से होगा ट्राई, और पी से होगा फास्फेट, यानी कि एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, ये होता है एटीपी का। और एडीपी का जो होगा वो होगा एडिनोसिन डाइफास्फेट, एडिनोसिन डाइफास्फेट। तो ये हो गया हमारा एटीपी और एडीपी का फुल फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, यानी कि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ द्विखंडन और बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। आपको द्विखंडन की परिभाषा देना है और बहुखंडन की परिभाषा देना है, दोनों का। तो द्विखंडन और बहुखंडन, पहले आपको बताना है द्विखंडन की परिभाषा। तो इस विधि द्वारा जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, मतलब जिनके अंदर एक ही कोशिका होती है, एक कोशिकीय जीव होते हैं, जीव दो भागों में विभक्त होते हैं। कितने भागों में? दो भागों में विभक्त होता है, और प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित होता है। इसमें आपको यह बताना है कि इस विधि द्वारा जो द्विखंडन, देखो द्विव मतलब होता है दो, और खंडन मतलब होता है टूटना, यानी कि दो खंडों में टूटना। अब एक कोशिकीय जीव है जिनके अंदर एक ही कोशिका पाई जाती है, वही तो दो खंडों में टूटेगा, तो वही दो खंडों में टूट जाता है। तो वही चीज मैंने आपको बताया कि इस विधि द्वारा जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, दो भागों में विभक्त होता है, और प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए आप लोग लिख सकते हो अमीबा। अमीबा जो होता है ना, मतलब एक अकेला होता है, लेकिन ये 1 से 2 हो जाता है, 2 से 4, 4 से 6, और 6 से आपका नहीं, 1 से 2 होगा, 2 से 4, 4 से 8 हो जाएगा, और 8 से 16, 16 से 32, ऐसे बहुत ज्यादा अमीबा हो जाता है एक से ही। तो इसीलिए मैंने आपको ये क्या बताया कि अमीबा आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला देखो, अगला हमारा है बहुखंडन। बहुखंडन मतलब होता है, बहु मतलब होता है बहुत, और खंडन मतलब होता है टूटना, यानी कि बहुत खंडों में टूटना, बहुत भागों में टूटना, ठीक है, अनेक भागों में टूटना। इस विधि में जो एक कोशिकीय जीव होते हैं अनेक भागों में विभक्त होता है, अनेक भागों में विभक्त होता है, तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित होता है। तथा इनके जो प्रत्येक भाग होते हैं, जैसे कई खंडों में विभक्त हो गया, तो इसमें जो प्रत्येक भाग है ना, प्रत्येक भाग नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जैसे अगर एक ही कोशिका 100 भागों में विभक्त हुआ तो 100 जीव हो जाएंगे, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो अब आप लोग इसमें क्या लिख सकते हो? मलेरिया परजीवी लिख सकते हो, एग्जाम्पल है, सॉरी मलेरिया परिजीवी है ना, मलेरिया परिजीवी है। या फिर इसको आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। बस ये चीज आपको एग्जाम्पल में याद रखना है, बस आपका हो गया। तो मतलब द्विखंडन और बहुखंडन में कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो? परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो? छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। मतलब एक होता है परिवार नियोजन, ठीक है। परिवार नियोजन का मतलब होता है कि बच्चों की संख्या सीमित रखना। ऐसा नहीं कि कई सारे बच्चे हो गए, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सरकार की तरफ से मतलब ऐसा कहा गया कि परिवार को नियोजित करो, कम से कम जनसंख्या, ठीक है, तभी तो मतलब प्रदूषण कम होगा। अगर जनसंख्या कम रहेगा, मतलब एक गांव में
50 लोग हैं तो वहां प्रदूषण कम होगा, लेकिन अगर बगल में ही 500 लोग हैं एक गांव में तो उस गांव में प्रदूषण ज्यादा होगा, क्योंकि 500 लोग मतलब वहां प्रदूषित कर रहे हैं उस वातावरण को, और यहाँ 50 लोग। तो वही कहा गया है कि मतलब परिवार को नियोजित रखना। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा ओनली 1 मिनट में। देखो सबसे पहले आप ये समझो कि परिवार कल्याण, अगर परिवार का कल्याण चाहिए, परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर, बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर परिवार का कल्याण हेतु बच्चों की संख्या जो है ना सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाता है। ठीक है, अब इसके मतलब छोटे परिवार का महत्व क्या है, इससे क्या फायदे हैं। देखो, यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी तथा उनका रहन सहन अच्छा होगा। अगर वहां उनके पास कम बच्चे हैं, किसी के पास 5-6 बच्चे हैं, किसी के पास केवल 2 ही हैं, तो फिर वो 2 बच्चों का मतलब पूरा खान पीन रहन सहन देखना है उनको, 5 से 6 बच्चों को देखना है, तो फिर उनको दिक्कत होगा ना अगर उनकी कमाई नहीं है। अगर कमाई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको समझना है। तो परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहा जाता है। और यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी जीवन तथा रहन सहन उनका अच्छा होगा। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा परिवार नियोजन के बारे में। बस इतना सा आपको समझना है परिवार नियोजन में, और आपकी एनसीईआरटी में इससे बड़ा टॉपिक नहीं दिया हुआ है। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 समझो, एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप समझ लेना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आनुवांशिकता एवं जैव विकास से। ठीक है, देखो आपसे ये पूछा जा रहा है कि लिंग संलग्नता से संबंधित किन्हीं 2 बीमारियों का नाम बताइए। जो लिंग संलग्नता से संबंधित 2 बीमारियों का नाम बताना है। तो लिंग संलग्नता से संबंधित नंबर फर्स्ट है हीमोफीलिया और नंबर 2 है वर्णांधता। हीमोफीलिया का मतलब है अगर आपके शरीर में कहीं भी कट जाए तो फिर खून बहना बंद नहीं होता है। ठीक है, मतलब रुधिर का थक्का ही नहीं बनता है, तो ये होता है हीमोफीलिया। इससे मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। वर्णांधता क्या होता है, ये लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है, और इसीलिए मतलब ये आपका होता है वर्णांधता। तो ये आपका हीमोफीलिया और वर्णांधता, आपको परिभाषा नहीं देना है क्योंकि परिभाषा आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। केवल आपको ये बताना है लिंग संलग्नता से संबंधित 2 बीमारियां, और वो मैंने आपको बता दिया, एक है हीमोफीलिया, दूसरा है वर्णांधता। बस ये दोनों आप याद रखना। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 कि डीएनए, जो डीएनए है तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है, तो अब आप लोग थोड़ा सा समझना, मैंने बहुत ज्यादा अंतर नहीं लिया है, लेकिन जितना लिया है उतना 4 अंतर है, और आपके बोर्ड एग्जाम में 2 पूछा जाता है या फिर 3 या फिर 4, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। तो एक तरफ आप लोग हेडिंग डाल देना डीएनए और एक तरफ आरएनए, और स्केल की सहायता से आप लोग ब्लैक कलर से ऐसे स्केल की सहायता से लाइन खींच देना। तो सबसे पहला आप डीएनए में अंतर देखो, यह मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है। जो मतलब डीएनए होता है यह मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है, और इसके अतिरिक्त अल्प मात्रा में हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, बस इतना आपको समझना है। तो डीएनए में है कि यह मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है, और इसके अतिरिक्त अल्प मात्रा में हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। और आरएनए में है कि यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में व अल्प मात्रा में केंद्रक में भी पाया जाता है। दूसरा देखो, दूसरा नंबर डीएनए में कि इसका एक अणु द्विश्रृंखला युक्त होता है। द्विश्रृंखला युक्त मतलब ये 2 श्रृंखलाओं में होता है। ऐसे डीएनए होता है ना, देखो ये ऐसे तो होता है डीएनए। ठीक है, ऐसे आपके बीच में मतलब ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स लगे होते हैं, ऐसे ऐसे, तो मतलब आसान है, कोई भी चीज आपको हार्ड नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ये आपका डीएनए है, ये द्विश्रृंखला युक्त होता है, देख सकते हो द्विश्रृंखला युक्त होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, द्विश्रृंखला युक्त होता है जिसमें अनेक न्यूक्लियोटाइड्स अणु लगे होते हैं। और ये क्या होता है कि इसका एक अणु श्रृंखला युक्त होता है और जिस पर अनेक न्यूक्लियोटाइड्स लगे होते हैं, मतलब ये एक होता है, सिंगल होता है। ठीक है, और ये आपका द्विकुंडलित होता है। अगला आप तीसरा नंबर समझो। तीसरा नंबर आपका है कि इसके नाइट्रोजन क्षार जो है, नाइट्रोजन क्षार एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन व थाइमिन है। देखो एडेनिन है, ए से एडेनिन, और ग्वा से ग्वानिन, ठीक है, साइटोसिन व थाइमिन। अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है कि इसके जो आरएनए में है, आरएनए में जो नाइट्रोजन क्षारक है, एडेनिन इसमें भी है, इसमें भी है, ग्वानिन इसमें भी है, इसमें भी है, साइटोसिन इसमें भी है, लेकिन इसमें केवल आपका थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है।
मतलब सेम है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, लेकिन यहां आपको केवल थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल कर देना है बस। अगला देखो, यहां आपको 4 नंबर आपको अंतर बताना है कि यह एक आनुवांशिक पदार्थ है जो कोशिका की क्रिया में नियंत्रण करता है। आपको पता है डीएनए आपका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन यह यदा कदा आनुवांशिक पदार्थ है और यह प्रोटीन संश्लेषण में दूत का कार्य करता है। देखो, जहां आपके डीएनए कुछ ऐसे विषाणु है जिसमें डीएनए नहीं होता है, तो उसमें आरएनए ही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो ये आपका हो गया बच्चा पार्टी आपके डीएनए तथा आरएनए में पूरा अंतर, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसा मैंने लिखा है ऐसा लिख कर आना, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका है डीएनए आरएनए में अंतर। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा डीएनए आरएनए में अंतर। तो अब आप लोगों को, चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये 2 नंबर में लिखा हुआ, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी बताना है। अगर इसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो आपको क्या पता है? F बराबर r/2, ये तो आपको पता ही होगा। आपको फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखो, आप लोगों को बता दूं कि साइंस बहुत ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट है, बहुत आसान नहीं है। ठीक है, इसको मैंने पूरा चैप्टर भी पढ़ाया है और बहुत अच्छे से पढ़ाया भी। और मैं आपको बता दूं इन सब का अलग अलग वीडियो आएगा। जैसे आपका जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनका अलग वीडियो आएगा, क्योंकि भाई न्यूमेरिकल्स आपकी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, 7 नंबर में पूछा जाता है। तो उसका मैं आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ F बराबर r/2 है। अब देखो ध्यान से, यहां से आपको क्या दिया हुआ है? आपको वक्रता त्रिज्या दी हुई है, तो फोकस दूरी आपको नहीं दिया हुआ है, उसे ज्ञात करना है। तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, बटे में 2 कर दो, यहां से F बराबर आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फोकस दूरी हो जाएगा। देखो, आसान बहुत है, लेकिन अगर यही फार्मूला ना पता होता F बराबर r/2 तो आपको मतलब जल्दी लगता नहीं, बहुत आसान नहीं है। लेकिन अगर आपको फार्मूला पता है तो लग गया, बहुत आसान लगा। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। एनसीईआरटी क्वेश्चन है 14, 16, 17, 18, मतलब कई बार आया हुआ है। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 19, ये मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, मैंने चेक किया है और सॉल्व भी कराया है मॉडल, पूरा मॉडल पेपर। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में क्यों वरीयता देते हैं? मतलब हम वाहनों में जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में क्यों वरीयता देते हैं? ठीक है, तो ध्यान से समझना, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि यह वस्तुओं का दूर स्थित भी सीधा, मतलब अगर दूर भी वस्तु स्थित है तो उसका सीधा तथा पूर्ण तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। मतलब छोटा बनाएगा, मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन आ रहा है, ये सारी चीजें पता चल जाएगा, लेकिन छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। इसीलिए हम लोग वाहनों में पश्च दृश्य के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, मतलब वस्तुओं का, दूर स्थित वस्तुओं का भी सीधा तथा पूर्ण प्रतिबिंब बनाता है तथा छोटा प्रतिबिंब। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 समझो, एक न्यूमेरिकल है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा दूं इस न्यूमेरिकल को। लिखा हुआ है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जो जल है, जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 यानी कि 4/3 है। ध्यान से समझना, थोड़ा सा पॉइंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ड भी है। एवं आपका 3/2 है। देखो, आपको क्या बता रहा है कि आपका दो चीजें बता रहा है, एक तो वायु के सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष यानी कि एयर के सापेक्ष जल, और फिर वायु के सापेक्ष आपको कांच, दोनों एक जैसे हैं, का अपवर्तनांक आपका देखो 4/3 एवं 3/2 है। और जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, केवल थोड़ा सा समझना है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप समझो, प्रश्न अनुसार समझो। देखो, आपको ये कह रहा है कि आपका ए यानी कि आपका ए से एयर, वायु के सापेक्ष किसका, एन मतलब अपवर्तनांक, और आपको सबसे पहले देखो एयर के सापेक्ष आपका जल, वाटर का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है आपका 4/3 है। एवं तथा अब आपका वायु के सापेक्ष आपको किसका, कांच यानी कि जी का अपवर्तनांक आपका 3/2 है। दोनों आपको पता चल गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है क्या कि आपका ग्लास यानी कि ये, यानी कि आपका जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये आपको ज्ञात करना है, इधर बराबर हटा दो, यहां बराबर लगा दो। तो आपको क्या करना है, ए एंड डब्ल्यू यानी कि आपका ये वाला, जो आप लोगों का ये वाला है, इसको लेना है और बटे में, ठीक है, आपको दूसरा वाला, यहां आप लोग इसको थोड़ा सा ऊपर लिखना। जैसे अब आपका ये है ए
Ng। अब आप लोग मान रख दो, जो भी मान है जैसे आप लोग समझो। ये आपका है 4/3 और ये नीचे वाला आपका है 3/2। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आपका मिलेगा, ध्यान से समझना, ऊपर वाला ऊपर से गुणा हो जाएगा, नहीं 4 दूनी 8 और 3 3 9, 8/9, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही आपका पूर्णांक हो जाएगा। तो ये चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये आपको याद रखना है, फार्मूला इस टाइप से आपको रखना है, बस आपका लग गया। तो ये आप देख सकते हो न्यूमेरिकल है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ड है, वही मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। और अभी तो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड हैं, विद्युत वाले परिपथ में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, और आपके कुछ लेंस से हैं। तो मतलब अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी लगवा दूंगा सारे। तो ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर 1। आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखो, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा है नेत्र की समंजन क्षमता से क्या समझते हो या क्या अभिप्राय है। तो देखो, जो नेत्र की समंजन क्षमता है उसकी आपको परिभाषा देनी है। तो आपको लिखना है नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट, चाहे आपका निकट वस्तु रखी हो चाहे दूर, तो निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की क्या कहलाता है? समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, बहुत आसान है। मतलब नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके, चाहे आपका दूर स्थित वस्तु चाहे निकट स्थित वस्तु को फोकसित कर लेता है। फोकसित करने का मतलब देख लेता है, तो वही तो आपका नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 21, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, दूर दृष्टि, इसको आप दीर्घ या फिर दूर दोनों याद रखना। कहीं कहीं दीर्घ भी लिखा रहता है, कहीं दूर लिखा रहता है। दूर ज्यादा देखता है लेकिन कहीं कहीं लिखा रहता है, लेकिन दीर्घ भी लिखा रहता है। तो मैंने आपको कंफ्यूजन हो तो दूर कर लेना। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, या फिर दूर दृष्टि दोष के लिए? तो उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस, किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, समझ में आया? अगला देखो, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा, या फिर आपसे पूछ लेता है कि विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो आप दोनों एक ही है। तो 1 एम्पियर की परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लो। आपको लिखना है परिभाषा में, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में कितना, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश, मतलब 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। आपको यही तो बताना कि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 23, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आपको मैं एक न्यूमेरिकल बता रहा हूं। देखो, अभी मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का वीडियो आएगा जल्द ही, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट दीर्घोत्तरीय प्रश्न है सिर्फ एक वीडियो में। देखो, साइंस में आपकी बहुत सारी चीजें, रिएक्शन है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, और आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बहुत सारे। तो मतलब सारी की वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप दी जाएंगी। केवल आपको जितना वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है उन सबको देखो, उतने क्वेश्चन को याद करो, रिपीट करो, कि आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आओ। तो चलो अब इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिंदु एवी की ओर 8 की घात 10 यानी कि 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10 की पावर 8, और 10 की घात -4 सेकंड, टाइम कितना है? सेकंड आपका कितना है? 10 की पावर -4 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। तो विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका इतना है। देखो, सबसे पहले आपको यह बताना है कि इसमें जो विद्युत धारा है ना, उसको बताना है, जो आपका विद्युत धारा है। तो सबसे पहले विद्युत धारा अगर आपको ज्ञात करना है और किस दिशा में होगी, ये दोनों मैं आपको बताते रहूं। देखो, आपका जो विद्युत धारा है, सबसे पहले आप यहां लिख दो विद्युत धारा। विद्युत धारा बराबर आपका एक है जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दी हुई है, यानी कि क्यू, मतलब आपको ये क्या होता है, आपका Q बराबर I/T होता है। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो प्रवाहित धारा हम ज्ञात कर रहे हैं, ये आपका प्रवाहित धारा है, ये प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश। ठीक है, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश। ठीक है, तो अब आप लोगों को यहां लिखना है 1 सेकंड, जैसे आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश
वैसे भी आपको मतलब Q बराबर I इंटू टी बताया गया है। अगर I देखा जाए तो I बराबर आपका होगा Q अपान टी। तो Q आपका देखो मैंने इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू आपका एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ही आवेश हो गया, और समय आपको टी नीचे लिखना है, जैसा कि आपको दिखा दें यहाँ समय आपको टी जो है ना, टी आपको नीचे लिखना है यानी कि समय। अब देखो यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, वो हमारे पास है 10 की पावर 8, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है अभी मैंने आपको जस्ट बताया है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। और समय हमारे पास कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है हमारे पास 10 की पावर 4 -4। ठीक है, अब इसमें आपका देखो ध्यान से, यहां आपका 1.6 हो जाएगा, ठीक है, और इनटू ये आपका ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये 10 की पावर ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, या फिर मैं आपको बता दूं यहाँ 10 की पावर 8 है, और ये आपका जब ऊपर जाएगा 10 की पावर 4 हो जाएगा इंटू 10 की पावर -19। सभी को जोड़ घटा लो, देखो 12 8 4 12 12 और 19 में से आप 12 घटा लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। 19 में से जब आप 12 घटाओगे तो आपका 7 बचेगा, यानी कि 10 की पावर -7 और एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर। अब आपको ये बता दूं कि ये आप लोगों का दिशा जो होगा V से A की ओर होगा, दिशा जो होगा, दिशा वो V से A की ओर होगा, दिशा B से A की ओर, बस ये आपको दिशा ज्ञात करना है। तो ये आपका हो गया एक मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 25 समझो, लिखा है किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है। जो लघु पतन है वो कब होता है, ठीक है। तो देखो जब घरेलू विद्युत परिपथ में जो विद्युत मन्य, ठीक है, तार होता है ना एवं उदासीन तार, जो विद्युत मन्य तार है एवं उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। जो परिपथ में धारा होगा, करंट होगा, जो करंट फ्लो होता है उसका मान बहुत अधिक हो जाता है, तो इस घटना को लघु पतन कहा जाता है। जब आपका धारा का मान अधिक हो जाए वही घटना आपका लघु पतन कहलाता है, बस हो गया। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझो, 26 नंबर क्वेश्चन, और लिखा हुआ है क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दिया जाए, तो अब आप लोग समझो, या फिर समाप्त कर दें या फिर मार डालें, मतलब बिल्कुल समाप्त कर दें, मार डालें। तो देखो खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तरों के लिए जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर आश्रित है। मतलब अगर खाद्य श्रृंखला में सभी पोषी स्तरों के लिए जीव जो है ना भोजन के लिए एक दूसरे पर आश्रित है, मतलब अगर भोजन के लिए वो मतलब अगले श्रृंखला वाले अगले खाद्य श्रृंखला वाले पर ऐसे आश्रित हैं। यदि किसी एक पोषी स्तर के सभी जीवों को मार डालें या फिर मार दिया जाए तो पूरी खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी। अगर एक आपको पोषी स्तर के सभी जीवों को मार दिया जाए तो आपकी पूरी श्रृंखला नष्ट हो जाएगी, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। मतलब ये भैया ऐसा ऐसा श्रृंखला है तो ये इनके ऊपर खाना के ऊपर आश्रित है, ये इनके ऊपर, ये इनके ऊपर। अगर इनको मार दोगे तो इन्हें खाना कहाँ से मिलेगा, ये भी बिना खाना के मर जाएंगे, और इनको अगर मार दोगे तो इनको खाना भी कहाँ से मिलेगा, ये भी खाना के मारे मर जाएंगे। तो इनको मार दोगे, ये इनके ऊपर आश्रित थे तो ये भी मर जाएंगे, मतलब सभी मर जाएंगे। तो ये चीज है आपका। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। अब आपके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न थे मैंने इस वीडियो में क्लियर करा दिया। अब इससे बाहर आपकी बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सारे मैंने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे से लिखा था। आपको पहले इन सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ना है, एक बार में ना समझ में आए आप लोग इसी वीडियो को दोबारा देखो सुबह उठकर और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब इस वीडियो को लाइक करना है, अगर आप चैनल पर नए हो तो 1 सेकंड लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में, इसमें लिखने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लिखा है। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अभी बहुत ज्यादा मैराथन एंड इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत सारे आने वाले हैं साइंस के, मतलब 90% टारगेट है, तो बच्चा पार्टी 90 आएगा। केवल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, चैनल पर यहाँ तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइंस की वीडियो में। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, साइंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो देख लेना, ठीक है। चलो फिर इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।